हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जड़िया एस अकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड्स था कि सर आप जो भी पढ़ाते हैं पीडीएफ फाइल में लेकर के आइए ताकि समझ में आए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इस पर वर्क कर रहे हैं और लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इस सारी जो टॉपिक होता है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके लेकर के आए हैं और आप लोगों के लिए सूटेबल भी है। चाहे स्क्रीनशॉट खींच लें, चाहे जो भी कर लें एक रिकॉर्ड की तरह, तो वो पूरा का पूरा इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स आज के जो द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक्स आया है वो 4-5 आर्टिकल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसा कि पहला आर्टिकल आपको पता है कि कई दिनों से मणिपुर की घटना को लेकर के बात की जा रही है। मणिपुर के बारे में पिछले 3 मई से लगभग 1 महीना के ऊपर हो चुका है और 1 महीना से उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर चूँकि मणिपुर की घटना के संदर्भ में आया है, इसलिए हम लोग विस्तारपूर्वक इसको देखेंगे कि मणिपुर की घटना में क्या हो रहा है, कैसे समाधान निकलेगा, उसका क्या समाधान होना चाहिए। तो मणिपुर में हुआ क्या फ्रेंड्स से कि मणिपुर में जो हिंसा थी पिछले 1 महीनों से वो हिंसा लगातार चली आ रही है और वो हिंसा ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आ रही है कि इसके अस्थायी समाधान पर बात की जा रही है। पिछले 1 महीनों से लगातार हिंसा चली जा रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह हिंसा आपको पता है कि 2 कम्युनिटी के बीच हो रहा है, 2 समुदायों के बीच, जैसा कि सब जानते हैं। एक है आपका कुकी समुदाय के नाम से और दूसरा समुदाय जो है मिताई समुदाय के नाम से है। इन दोनों समुदायों के नाम पर लगातार जो है हिंसा हो रही है। लगातार ये दोनों जो कम्युनिटी है आपस में संघर्ष कर रहा है। जो मिताई कम्युनिटी है इसको भी पता है कि ये जनसंख्या के क्षेत्र में यानी कि पूरे मणिपुर में 52% लगभग है और जो नागा कुकी ये सब जनजातियां हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं, ये घाटी क्षेत्र में रहती हैं। तो ये जो है मैदानी भागों में रहते हैं मिताई। अब इनका जो है जनसंख्या के हिसाब से तो जो प्रॉपर्टी है उस पर कम अधिकार है, मात्र 10%, और बाकी जो है 90% पहाड़ी और घाटी वालों का है। तो इसके लिए जो है मिताई अगेंस्ट हो चुके हैं कुकी समुदाय के। ये दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और जो मिताई समुदाय है इसको जो है सरकार द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो कहानी है ये और भी ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और दोनों समुदायों का जो संघर्ष है उसके बाद उस स्टेट में हिंसा, तनाव और विस्थापन ये सब जारी है। और ये सब पिछले जो 1 महीने से आ रहा था वो 1 महीनों के बाद अब अलग प्रशासन या विभाजन की मांग की जा रही है। तो मुद्दा अब यहाँ तक आ चुका है कि एक अलग हमको किया जाए, यानी कि जो पहाड़ी घाटी का क्षेत्र है उसको अलग किया जाए और जो जहाँ पर मिताई रहते हैं उसको अलग करके एक अलग प्रशासन की मांग की जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट्स बात है वो बात ये है कि जो पूरा भारत है, पूरे भारत में अभी भी अब मैक्सिमम लोगों से आप पूछेंगे तो पहली चीज़ कि तो पूर्वोत्तर भारत में जानते ही नहीं कुछ। पूर्वोत्तर भारत में क्या है क्या नहीं है उसको उनके विषय में कुछ पता ही नहीं है। अगर आप पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य, चूँकि सभी लोग जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर स्टेट का इलाका है वह बहुत शांति प्रिय इलाका है, बहुत शांति का इलाका है और वहाँ सब एकीकृत हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, शांति से रहते हैं। वहाँ जो कम्युनिटी वहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि जनजातीय समुदाय है उसका जो विभाजन हुआ वो जो है आपस में सामान्य तरीके से मिलजुल करके रहती है। ये एक कॉमन थिंक है, सभी लोगों के बीच में कॉमन जो होना चाहिए उसका जो है मानना है। लेकिन वहाँ पर जो करंट सिचुएशंस है उसके विषय में, चूँकि पूर्वोत्तर भारत के विषय में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अभी भी पूर्वोत्तर भारत में अगर स्टूडेंट हैं तो वो उतना ही पढ़ते हैं जितना कंपटीशंस में काम आता है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं कौन कौन से स्टेट से मिलती हैं, जियोग्राफी में पूर्वोत्तर राज्य कौन से इंटरनेशनल सीमा मिलती है। आपने कभी भी वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश नहीं किया, वहाँ की हिस्ट्री को जानने की नहीं कोशिश किया। वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री में एक आध दो जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में 1-2 संगठन का नाम मिल जाएगा। लेकिन कभी भी, चाहे वो हमारा इतिहास हो, इंडियन हिस्ट्री में कभी भी सबसे ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है उत्तर भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में जो है 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के इतिहास को पढ़ाया जाता है। लेकिन कभी भी पूर्वोत्तर भारत
के विषय में हमको नहीं पढ़ाया जाता। पूर्वोत्तर भारत जो है एक अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से पूर्वोत्तर भारत के विषय में जानने की जो रुचि है वो बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल रहती है। तो वहाँ पर जो व्यवस्था है उसके विषय में जैसा कि मैंने बताया बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ जो जाति विभाजन है, मतलब कि अपनी एक आइडेंटिफ़ाई करनी होती है, जो जाति विभाजन को लेकर के होता है। जाति विभाजन वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो ज़बरदस्त है कि पहाड़ी लोग और घाटी के लोग वो अपने आप को ऐतिहासिक मानते हैं। दूसरा, उनका मानना है कि हम यहाँ के सर्वोपरि हैं, हमारे यहाँ पर जंगली भूमि है, आदिवासी हैं, तरह तरीके से लोग वहाँ पर मानते हैं। और ये जब जो बहुत सारे थिंकर हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि वो जो पूर्वोत्तर स्टेट है उसका जो है विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है वहाँ पर पूर्वोत्तर स्टेटों में। तो अब यहाँ पर इनका जो कहना है वो सीधा कहना है कि जो पूर्वोत्तर स्टेट है विशेष करके परिवहन के सेक्टर्स में, यानी कि आवागमन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, और ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में, यानी कि आवागमन का जो क्षेत्र होता है उन सब में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के उसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेट भी दिया जाता है। और इन्हीं कारणों से जो पूर्वोत्तर राज्य का डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। इसी कारण से लोगों का मानना है कि वहाँ जो जनजातीय समुदाय हैं वो जनजातीय समुदाय आपस में मिलजुल करके शांतिपूर्वक जो है सामान्य तरीके से जनजीवन चला रहे होंगे, सामान्य तरीके से वहाँ पर रह रहे होंगे। तो ये तो थी जो है अन्य लोगों की थिंकिंग की बात कि अन्य लोग कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं सोचते हैं। जो मणिपुर में जाति हिंसा जो है वो एक कठोर अनुस्मारक के रूप में आई है। कठोर अनुस्मारक का मतलब ये हो गया कि जो पहले की अपेक्षा, यानी कि जैसा कि मैंने बताया पूर्वोत्तर भारत की कहानी क्या है, वहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको याद करते हुए एक अनुस्मारक के रूप में निकल कर के सामने आई है। और घटना को जब देखा जाता है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी इसी के जस्ट बगल में एक महाराष्ट्र का आर्टिकल आया है, वहाँ भी यही हाल है। ये मतलब वहाँ पर भी हिंसा हुई है। तो हो क्या रहा है कि करंट जो सिचुएशंस है, इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशंस है, आप देखते होंगे कि देश के कई इलाकों में जाति हिंसाएं, तनाव, मारपीट, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, कहीं न कहीं ये जो है जो भारत की साझा संस्कृति थी, यानी कि जो आपसी संस्कृति थी, मिलजुल करके रहने वाली संस्कृति थी, आपसी मिलनसार जो होता था वो जो है वो ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। वो अब यहाँ पर नहीं रहा है। उसका जो है धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा है, वो कम हो रहा है धीरे धीरे, और संघर्ष की स्थिति पूरे देश में व्याप्त है। तो एक तरीके से जो साझा संस्कृति का नेचर था हमारा, वो अब धीरे धीरे उसका जो है घटाव हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि जो इसका जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने मणिपुर के भी ऊपर पड़ रहा है। राइटर ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक सामान्य जीवन होता था उसका अलग फॉर्म जो है मणिपुर के ऊपर पड़ रहा है, और मणिपुर इससे प्रभावित भी है। ऐसी बात नहीं है कि मणिपुर प्रभावित नहीं है। अब राइटर क्या कहते हैं? राइटर का कहना है कि जो पूर्वोत्तर की घटना है उसमें एक अन्य आयाम उभर करके आया है। आया में यहाँ पर लिखा हुआ होता क्या है फ्रेंड्स कि जब मैं टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग जो करता हूँ, तो कभी कभार क्या होता है कि अक्षर इधर उधर हो जाते हैं। तो आप लोग, मैं समझाता हूँ तो वो अंडरस्टैंडिंग आप लोग कर सकते हो। तो जो पूर्वोत्तर की घटना है, सबसे बड़ी चीज़ कि पूर्वोत्तर की घटना किस रूप में निकल करके आई है, एक अन्य उभार के रूप में आई है। और वह आयाम जातिगत उपराष्ट्रवाद तथा पहचान की उपस्थिति उग्र स्वरूप में निकल करके आई है। वहाँ पर है क्या कि जो जातियाँ हैं वहाँ पर के मिताई कम्युनिटी, वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जातिगत उपराष्ट्रवाद की स्थिति निकल करके आई है, और दूसरा उनकी जातीय पहचान की उपस्थिति ये उग्र रूप में निकल करके आई है। जातीय निष्ठा होता क्या है कि जो जातीय निष्ठा होती है अक्सर राष्ट्रवाद के साथ संघर्ष की स्थिति में अथवा इसके विपरीत की स्थिति में होती है। दोनों जो कंडीशंस होती है जातीय निष्ठा को और जातीय पहचान को, और अगर आप इसको राष्ट्रवाद के साथ मेन स्ट्रीम में जोड़ोगे तो वो दोनों जो है एक साथ नहीं चल सकती है। मणिपुर की स्थिति जो है मणिपुर की स्थिति में जो जातीय पहचान है अभी भी अन्य सभी विचारों पर भारी पड़ती है। जो जातीय पहचान है, पहली चीज़ की जैसा कि देश के सभी कोने से लोग यह समझते थे या मानते थे कि ये जो स्थिति है
पहली चीज़ कि ये स्थिति जो है एक आपसी मिलनसार की स्थिति है, आपसी मिलन-जोल की स्थिति है। तो इस स्थिति पर ये जो थिंकिंग है, इस पे भारी पड़ रही है। अगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मांगने तो कुछ रिपोर्ट्स जो है, बहुत सारे रिपोर्ट्स जो निकल कर के सामने आए हैं, उसमें जो विभिन्न जनजातीय संस्थान हैं, उनके द्वारा जो उनको समेकित किया जाता है, उनको जो है एकीकरण किया जाता है, उसके परिणामस्वरूप भूमिगत जो दबाव है, वो उभर कर के सामने आया है। और भूमिगत स्वभाव तो आया ही, उसका परिणाम जो हुआ वो ये हुआ कि जो पहले लगता था कि बहुत सारे मुद्दे जो है सुलझ चुके हैं, वो अब पुनः जो है रीओपन हो गए, ठीक है, रीओपन वो हो गए। तो इस तरीके से वहाँ पर अब यहाँ पर बात आती है मणिपुर की घटना कि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो अति राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के पुनरुत्थान के संकेत मिले हैं। जैसे मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो संघर्ष घाटी का क्षेत्र है एवं मैदानी क्षेत्र में साफ साफ देखने को मिलता है। एक जो घाटी का क्षेत्र है और दूसरा मैदानी क्षेत्र, इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपस में देखने को साफ साफ मिल रहा है और अभी भी हो रहा है। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी कल्चर को श्रेष्ठ मानते हैं। मिताई का कहना है कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने मणिपुर को जो है डेवलप किया है। मणिपुर में जो भी आज हम देख रहे हैं वह मैतेई समुदाय का उग्र राष्ट्रवाद रूप है, एक उपजातीय राष्ट्रवाद रूप है, जो कुकी और मिजो एवं अन्य जनजातीय समुदाय के विरोध में मणिपुर तथा पूरे क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मणिपुर में कम्युनिटी है, मिताई कम्युनिटी, वो 52% के लगभग है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में अगर भारांश देखा जाए तो वो मिताई कम्युनिटी का आता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए, भूमि अधिकार में देखा जाए, तो वो 10% पर केवल मिताई समुदाय का आधार है। बाकी जो है पहाड़ी घाटी और जनजातीय कम्युनिटी का होता है। वहाँ पर जो है इस तरीके से डेवलप है। अब उस स्थिति को लेकर के जो मणिपुर की स्थिति है, वहाँ पर मिताई कम्युनिटी सीधे सीधे कुकी और अन्य जो जनजातीय कम्युनिटियाँ रहती हैं, नागा, मिजो, ये सब जो समूह हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं कि हमारा जो भूमिगत अधिकार होना चाहिए वो कम है, जाति जनसंख्या में हम लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए हम लोग जो है इनके खिलाफ अपनी जो कंडीशंस है, सिचुएशंस है, उसको स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैतेई समुदाय की बात करें तो हो सकता है कि इसमें सैन्यवाद, जो उपर राष्ट्रवाद की स्थिति मैंने भी बताया, उग्र राष्ट्रवाद, उपजाति राष्ट्रवाद, इसमें हो सकता है कि जो सैन्यवाद है उसके प्रोफाइल का लैक हो सकता है, अभाव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैतेई कम्युनिटी है वो हो सकता है कि सैन्यवाद की तरफ न बढ़े। लेकिन अगर पूर्व का रिकॉर्ड देखें, जैसा कि अंत में लिखा है, एक रिकॉर्ड की बात है, तो पूर्व की अगर रिकॉर्ड की बात देखें तो मैतेई के द्वारा पूर्व में अन्य स्तर पर पूर्वोत्तर पुनरुत्थानवादी संगठनों एवं उग्रवादी समूह के साथ तथा दूसरे स्तर पर देश के भीतर इलाकों में माओवादी समूहों के साथ नेटवर्किंग की रणनीति विकसित की गई थी। ये जो है मैतेई कम्युनिटी के साथ मैतेई कम्युनिटी ने किया था। यानी कि वो कई सारे उग्रवादी समूह और जो माओवादी समूह होते हैं उनके साथ अपनी जो है ये सब अपना डेवलप किए थे, रणनीति डेवलप किए थे। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि वर्तमान में जो मणिपुर है उसमें बहुसंख्यक मैतेई कम्युनिटी रहती है। लगभग 52% के आसपास ये लोग रहते हैं आपस में। मणिपुर में जो बहुसंख्यक मैतेई है और अन्य आदिवासी समुदायों के बीच ध्रुवीकरण पूर्ण रूप से अपूर्ण प्रतीत होता है। होता क्या है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है सीधे सीधे वहाँ पर दो ही कम्युनिटी हैं, एक के पक्ष में है, एक के पक्ष में नहीं है। हालांकि जो केंद्रीय अधिकारी हैं वो, यानी कि जो मणिपुर की कंडीशंस है उसको देखते हुए वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए बहुत सारे जो है वहाँ पर अधिकारियों की तैनाती की गई है, सेंट्रल से, स्टेट से। तो वहाँ पर जो केंद्रीय अधिकारी हैं उनके द्वारा शांति प्रयास किए जा रहे हैं, पुनर्स्थापन का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो लोग स्थापित हो चुके हैं दोनों कम्युनिटी से, उनको वापस लिया जा रहा है, उनको एक चाऊ नाम से संबोधित किया जा रहा है। ये जो है इतने प्रयासों के बाद जो वहाँ हिंसा है वो जारी है। राज्य के विभाजन की प्रस्तावना के रूप में एक अलग प्रशासन की मांग वर्तमान में जोर पकड़ रही है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि राज्य का विभाजन की प्रस्तावना वहाँ पर हुआ क्या था कि जो बीजेपी के एमएलए थे, वहाँ पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उसमें से 10 एमएलए जो है कुकी समुदाय से हैं और वो सीधे सीधे सीएम को ब्लेम करते हैं। एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग वहाँ पर बहुत दिनों से की जा रही है, खास करके दोनों कम्युनिटी के द्वारा। राज्य सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर जो हिंसा है
वो कुकी आदिवासियों द्वारा गंभीर हमले का शिकार हुई। यानी कि जो मुख्यमंत्री मुख्य ये राज्य सरकार है उसके ऊपर कुकी, यहाँ कुकी लिखा है, ये टाइपिंग में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा, ये कुकी है। तो यहाँ पर जो कुकी आदिवासी हैं, कुकी समुदाय है, जनजाति समुदाय है, उसके द्वारा राज्य की सरकार पर गंभीर हमला किया गया। इसके साथ ही जो आरोप लगाया गया कि, और कुकी समुदाय बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो पुलिस है मैतेई हमलावरों का पक्ष ले रही है, और मैतेई तत्वों द्वारा कुकी समुदाय से, मैतेई कहते हैं कि हमको कुकी समुदाय से खतरा है, कुकी समुदाय से हम अपनी रक्षा करने के लिए नागरिक रक्षा बल बनाने की धमकी दी गई है कि हम नागरिक रक्षा बल जो है बनाएंगे कुकी समुदाय से रक्षा करने के लिए। हो क्या रहा है कि इस तरीके की जो घटना है वो घटना सीधे सीधे जो पुराने मुद्दे थे, यानी कि जो जातीय संघर्ष था, जातीय विभाजन था, पुराने मुद्दे जो है वो खोल दिए गए, उनको जो है पुनर्जीवित फिर से किया जा रहा है। और जैसा कि मैतेई समुदाय द्वारा जो अभी हाल ही में एक घटना देखने को मिला, यानी तनाव तो जारी ही है, संघर्ष भी जारी है, लेकिन जो मैतेई कम्युनिटी है वो सीधे सीधे जो लिसांग गाँव है वहाँ पर ऐतिहासिक गेट है, यहाँ ऐतिहासिक शताब्दी का जो गेट है, यहाँ के लिखा गया, ये मैं उस समय प्रिंट कर रहा था लेकिन सही नहीं बैठा, सही नहीं आया, मैं आगे निकल गया, तो यहाँ के की जगह गेट है। तो ऐतिहासिक शताब्दी के गेट को जलाया गया, गेट जो है भूल गए। तो यहाँ पर एक शब्द है गेट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गेट, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वो ऐतिहासिक गेट था, उसको जो है मैतेई बदमाशों के द्वारा जो है वो जला दिया गया। तो इस तरीके से किसी न किसी बहाने जो है विभाजन को लेकर के मांग जो की जा रही थी उसको तेज कर दिया गया। दूसरे, राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, और केंद्र राज्य में जो है संविधान का जो प्रशासनिक असफलता के आधार पर जो अध्यादेश आता है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है, वो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा एज वेल एज जो कुकी समुदाय है उसके द्वारा एक अलग प्रशासन की मांग की जा रही है। यानी कि जो मणिपुर का स्टेट है, पहली चीज़ की वहाँ की सरकारें इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं कि राइटर, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राइटर कह रहे हैं कि वहाँ की सरकारों को पहली चीज़ की पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि बैकग्राउंड है क्या वहाँ पर। दूसरी चीज़ की दोनों कम्युनिटी की कल्चर एक्टिविटी को समझना चाहिए कि कल्चर एक्टिविटी पर वो कहाँ हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। उनको एक साथ एक छत के नीचे लाने के लिए एक बेहतरीन निर्णय पॉलिसी बनाना होगा, तब ऐसा समाधान होगा। और ये हवाई और तरह तरह की जो स्वार्थ आधारित घोषणाएँ होती हैं, इस तरीके से जो है काम नहीं चलेगा। वही समाधान की बात पे आते हैं कि मणिपुर का जो समाधान है वो किस तरीके से निकलेगा। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो केंद्रीय होम मिनिस्टर थे, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये मणिपुर के दौरे पर गए थे। मणिपुर में अभी ये पढ़े भी होंगे, हमने पढ़ाया भी था। मणिपुर के दौरे पर जब ये गए थे तो वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए इन्होंने कैंप स्थापित किया था, मणिपुर के लोगों से शांति स्थापित करने की दिशा में बातचीत की है, बहुत सारा इन्होंने प्रॉमिस करके आया। और एक 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन यहाँ पर किया, केंद्रीय जांच एजेंसी, जो कि यहाँ पर जो 3 सदस्यीय न्याय की जो कमेटी है वो सीधे सीधे हाई कोर्ट के रिटायर जज हैं, उनका जो है 3 सदस्यीय कमेटी है, और वो इस बात का जो है जांच करेगी कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस लिए ये घटना हुई है। और निश्चित तौर पर राइटर का कहना है कि इस तरीके की जो केंद्र सरकार हालिया कदम उठाई है, हालिया कदम का मतलब कि जो अभी हाल ही में 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी की जांच का जो कदम उठाई है, निश्चित तौर पर वो एक स्वागत योग्य कदम है, उसका वेलकम किया जाना चाहिए। और ये सारे जो फसाद हो रहा है, तनाव हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, उसको देखते हुए ये एक जो है गुड कदम है, ये एक अच्छा कदम है। इसके अलावा अभी जो राज्य की सुरक्षा की देख रेख के लिए एक एकीकृत कमान का निर्माण वहाँ पर किया गया है उनके द्वारा। और ये जो है एकीकृत जो कमान, यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल बनाया गया है। ये जो वहाँ की मौजूद परिस्थितियाँ हैं, पहली चीज़ की जो वहाँ की मौजूद परिस्थितियाँ हैं वो किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, किसी भी कीमत पर वो जो है टर्न डाउन होने का नाम नहीं ले रही हैं। टर्न डाउन का मतलब कि मंदी, यानी कि कम होना, उसका नाम ये नहीं ले रही हैं। और जब नाम नहीं ले रही हैं तो जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं वो कठोर हो रही हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, कैसे कंट्रोल नहीं होगा, ये जो है वहाँ पर अपनी बात करते हैं।
और दूसरा कि जो वहाँ पर पुलिस महानिदेशक थे, पहली चीज़ कि कुकी समुदाय के से वो बिलॉन्ग करते थे। तो जो वो कुकी समुदाय से बिलॉन्ग करते थे, ज़ाहिर-सी बात है कि वो थोड़े बहुत तो उससे रिलेटेड रहे ही होंगे। तो ये जो उनको 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 बदल दिया गया, सरकार ने उनको बदल दिया, क्योंकि उनको सरकार को यह बात खनकती थी कि कहीं न कहीं ये कम्युनिटी जो वह है कुकी कम्युनिटी है, ट्राइब कम्युनिटी है, उसको ये रिलेटेड करेंगे, उसके एवज़ में काम करेंगे। हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो दोनों समुदाय के बीच ये एक खाई बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो सरकार का तो सोचना अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुकी समुदाय ये भी सोच सकती है कि सरकार ने हमको दबाने के लिए जो हमारे एवज़ में काम कर सकते थे, उसको वहाँ से हटा दिया गया। अब बात आती है कि मणिपुर की घटना का स्थायी समाधान कैसे निकलेगा, क्या करना होगा केंद्र सरकार को, क्या एक्शन लेना होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से वहाँ पर विफल साबित हो चुकी है। राज्य सरकार जो है वहाँ पर कोई भी वर्क सही तरीके से नहीं कर रही है। तो अब कैसा निकल कर के आएगा? मणिपुर की घटना का अस्थायी समाधान क्या हो सकता है? अभी तो हाल फिलहाल के लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है, वही बहुत बड़ी बात है। राइटर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे देश में बौद्धिक वर्ग मौजूद है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो प्रेजेंट टाइम में टीवी चैनलों को देख रहे होंगे, टीवी चैनलों को देखते हुए आपने सदा टीवी चैनल तो हमको समझ में नहीं आते। अगर मैं रियलिटी बताऊं फ्रेंड्स आपको, आज तक मैंने टीवी चैनलों को समझ ही नहीं पाया। तो रियल बता रहा हूँ, टीवी चैनल वाकई में टीवी चैनल नहीं है। ये एक तरीके से एक ऐसा प्रोपोगंडा लेकर के चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टीवी चैनलों में जो न्यूज़ एनालिसिस होता है, वो न्यूज़ एनालिसिस नहीं होता है, जो डिबेट का पार्ट होता है। दोपहर 2 बजे से टीवी चैनल वाले क्या काम करेंगे कि भारत में कुल मिला जुला करके भारत, इंडिया हु हैज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, टोटल जो पार्टी है 107 प्लस पार्टी अवेलेबल इन इंडिया। छोटी मोटी पार्टी को लेकर के बड़ी, छोटी मोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी पार्टी, कुल भारत में 107 से 110 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद हैं पूरे इंडिया में। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, अदर पार्टियां जो भी हैं, ये न्यूज़ चैनल वाले क्या काम करते हैं कि एक एक प्रवक्ता बुला लेते हैं। 2-4 रिटायर जज को बुला लेंगे, रिटायर आर्मी अफसर को बुला लेंगे, रिटायर डीजीपी को बुला लेंगे, रिटायर एक आध 2 ब्यूरोक्रेट को बुला लेंगे, और उसके बीच 10-25 ठू जनता को बैठा देंगे। इसके बाद निरर्थक, मतलब उस बात का कोई भी मीनिंग नहीं निकल सकता। कितना वोट वहाँ से आया, कितना क्या हुआ, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात की जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं। और कसम से मैं बता रहा हूँ कि मैं लगभग 3-4 क्या 5-6 सालों से टीवी का जो न्यूज़ चैनल होता है उसको मैंने देखना ही बंद कर दिया है। और इसीलिए देखना बंद कर दिया, हमको आज तक वो समझ ही नहीं आया कि न्यूज़ चैनल वाले करते क्या हैं। मुद्दे की कोई बात नहीं, जानकारी की कोई बात नहीं। इसीलिए जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ कि जो टीवी चैनल जो हैं, वो एनालिसिस के पार्ट से आप लोग अगर टीवी देखते हो तो दूर रहिएगा, मेरा जो फंडा है, क्योंकि उसमें से आपके काम की चीज़ कोई निकलती नहीं है। दूसरा, आपके जो काम की चीज़ है वो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, एक चैनल आता है, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ, उसी को आपको लेकर के चलना है, राज्यसभा टीवी चैनल। ये जो है, ये जो राज्यसभा टीवी चैनल आता है, बाकी कोई भी टीवी चैनल जितने भी हैं उनका कोई मतलब नहीं है। ये राज्यसभा टीवी चैनल का अगर आपको कहीं लेख मिल जाए, क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा टीवी चैनल होता है, इसमें 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो देश के साइंटिफिक मुद्दे हैं, स्ट्रगल मुद्दे हैं, मणिपुर की घटना है, यहाँ पर जो हम द हिंदू आपको पढ़ाते हैं वो इन्हीं लोगों से निकल कर के आता है। तो अगर आपके पास मोबाइल है, टीवी की सुविधा है, घर में आप हो, कहीं भी हो, तो राज्यसभा, अगर यूपीएससी का एम आपका रियल में है, तो
एक एक ही है कि राज्यसभा टीवी चैनल आप देखा करो, आपको कहीं कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो आप द हिंदू मैं ही कवर कराता हूँ, दूसरा अगर आप राज्यसभा टीवी चैनल देखते हो तो बहुत बहुत इतना है कि राज्यसभा टीवी चैनल आपको पूरे मतलब कि जो 9 सब्जेक्ट आपके जीएस में होते हैं सबका एनालिसिस बारी बारी से कर देता है। मंथली अगर आप देखोगे तो 3-4 मुद्दे साइंस के, 3-4 मुद्दे इकोनॉमी के, 3-4 मुद्दे हर किसी न किसी। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई राजनेता नहीं आता, कोई अंगूठा छाप लीडर वहाँ पे नहीं आता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको केवल अपना काम चलाना हो, वो वहाँ पे नहीं आता। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो रियल में बहुत एजुकेटेड होते हैं, हायर लेवल के क्वालिटी बेस्ड वहाँ पर पर्सन मौजूद होते हैं। तो उनका लेक्चर अगर आप कहीं से पा जाओ राज्यसभा टीवी से, तो वो आप ज़रूर डिबेट पे उनके भाग लेना और केवल बैठ करके सुनना कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बाकी आपका जो भी चैनल है उसको आप धीरे से हट जाना वहाँ से, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो राइटर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देश में समझदार लोग हैं और बौद्धिक लोग हैं, उनको मणिपुर की घटना पर के खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी आवाज़ को लेकर के आना चाहिए। और जो लोग ये मानते हैं इस तथ्य के बावजूद कि पूर्वोत्तर का जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, पूर्वोत्तर का जो राज्य है, वो गंभीर हिंसा के क्षेत्र से बचा हुआ है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अभी भी यह जो है एक अस्थिर क्षेत्र है। यह बदलने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की प्रक्रिया में है। नई दिल्ली को जो है इस बात की कसौटी पर उतरना होगा कि स्थिति को कैसे समायोजित किया जाए। यानी कि जो 75 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लोगों को, चूँकि पूर्वोत्तर भारत था जैसा कि हमने बताया कि एक अछूत रहा है, लोग उसके विषय में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। केवल हमको तो लगता है कि अगर गणना किया जाए 100 लोगों में से तो आधे से तो पूर्वोत्तर भारत के स्टेट का नाम नहीं बता पाएंगे, और कहाँ तक मैं कहूँ। तो जो पूर्वोत्तर भारत है उसको लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे शांति है, ये है, लोग सामान्य तरीके से रह रहे होंगे, डेवलपमेंट हो रहा है, सरकारें डेवलपमेंट कर रही। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे घर में पेपर्स आते हैं उनमें भी पूर्वोत्तर स्टेट का कोई कुछ रहता नहीं है। पूर्वोत्तर स्टेट में क्या है, कुछ नहीं। हम सारी चीज़ों से अजनबी बन कर के रहते हैं पूर्वोत्तर स्टेट के विषय में। और चूँकि कापी किताबों में भी कहीं भी वर्णन नहीं रहता है, इसीलिए लोगों का यह मानना है कि बहुत ही स्थिर क्षेत्र है। जबकि रियलिटी क्या है, वहाँ पर अपनी जातिगत को लेकर के, जातिगत पहचान को लेकर के, उपराष्ट्रवाद को लेकर के बहुत तगड़ा संघर्ष, एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। और यही नहीं, वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में लिया था, बताया था कि जो कुकी समुदाय रहता है, नागा समुदाय रहता है, वो आपस में संघर्ष करते हैं। यानी कि कम्युनिटी में संघर्ष हो रहा है। नागा अपनी स्वामित्व को लेकर के रहते हैं, जो है नागा जो जनजाति है वो कहती है हमारी लैंडशिप है, हम इसके स्वामित्व हैं। कुकी हम खुद कहता है, मिजो जो है वो खुद कहता है। तो ये सब जो वहाँ की बातें हैं वो जो है अपने आप में एक तरीके से इस घटना का वर्णन करता है। तो लोग जो राइटर कह रहे हैं कि नई दिल्ली की जो कसौटी है, वो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को कैसे समायोजित करें, कैसे जो है इसके समाधान की बात करें। नई दिल्ली जो है इस नई दिल्ली के लिए यह घटना एक नवीन सोच की मांग करती है, जो पिछले 75 सालों से नहीं हो रहा है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को जो और इसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर घटना में सांस्कृतिक जो कार्य है उसको भी समझना है। वो सांस्कृतिक कल्चर भी समझना एक महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि मैतेई बनाम जनजाति विभाजन एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना है। जनजाति अपनी मांग करेंगे, अपना कल्चर सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, अपनी सामाजिक स्थिति को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। मैतेई खुद को पहले से ही कहते हैं। एक समाधान जो है वो वास्तविकताओं को समायोजित करने के संयोजन की मांग करता है। साथ ही कई जनजाति समुदायों की नैतिक अनिवार्यता की समझ के साथ जो पूर्वोत्तर प्रदेश का उल्लेख करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नैतिक अनिवार्यता है उसको ध्यान में आपको रखना है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, और वास्तविकताओं को समायोजन करके लेके चलना है।
इन 3 बातों को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ये नहीं कि आप कानून लगा लीजिए। अभी कल नहीं परसों आर्टिकल आया था, मणिपुर के विषय में ही आया था। एक सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे, उन्होंने इस बात को लिखा था कि जो वहाँ पर मणिपुर की घटना के संदर्भ में जो समाधान हो सकता है, वो समाधान क्या हो सकता है। पहली चीज़ कि आप हाल में ही मिलिट्री को लगा दें, तो मिलिट्री दैट इज़ नॉट परमानेंटल जो है परमानेंट सॉल्यूशंस। मिलिट्री वहाँ पर कोई परमानेंट विकल्प नहीं है। हालांकि जो हाल की घटनाएं हैं उसको देख करके ऐसा कहना उचित है, ऐसा कहना लग सकता है कि वहाँ पर आप मिलिट्री जो है उसको लगा दीजिए, उससे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना होगा। पहली चीज़ की जो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप कैसे उनके कल्चर और सामाजिक कंडीशंस को लेकर के चलेंगे। राइटर का कहना है कि मणिपुर की जो घटना है उसका समाधान निकालना बहुत ही जल्दी निकालना होगा। समाधान, अगर समाधान बहुत जल्दी नहीं निकलता है, कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो केंद्रापसारक प्रवृत्तियों को बढ़ा देता है। मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्तियां वहाँ पर ज़्यादा हावी हो जाएंगी। एक अभी जो आर्टिकल की शुरुआत में बहुध्रुवी ध्रुवीकरण की बात लेकर के आए कि यानी कि 2 ध्रुवी आपस में लड़ते रहेंगे, एक ही पोलराइज होगा, एक ही की स्थिति सर्वोच्च होगी, वही केंद्र में होगा। तो केंद्रापसारक की प्रवृत्तियाँ यही होती हैं। दिल्ली के द्वारा क्या किया गया है, यानी कि भारत सरकार, जब यहाँ पर दिल्ली की बात आती है तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या किया है, हर समय जो है सदस्यता, हर समय तटस्थता की नीति अपनाई। यहाँ पर सदस्यता नहीं होगा, तटस्थता होगा। मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा होता है उससे बचने की कोशिश की है। और ये भी सही है कि जितना भी संघर्ष की स्थिति है उससे बचा जाए। उसके बजाय उन्होंने इस बातचीत की मांग की है कि अभी बातचीत की मांग की है, और यही अभी जो है सर्वोच्च स्थिति है। यानी कि सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट को कूदें ना, उसमें लेकर के अपना स्वार्थ न खींचें। बातचीत के जरिए दोनों कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो पर्सन्स हैं, उनके मध्य में आप बातचीत कीजिए। बातचीत के जरिए हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। दिल्ली को खुद यह स्वीकार करना होगा कि जो मणिपुर की स्थिति है उस वो कोई मामूली घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, सोशलिक बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। एक ही बैकग्राउंड वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारे वहाँ पर बैकग्राउंड है। या कोई मामूली समस्या नहीं है। अब राइटर कह रहे हैं कि कोई मामूली समस्या नहीं है। इसके पहले कि और कहीं हिंसा प्रज्वलित हो जाए या और कहीं कोई बात हो जाए जहाँ इस तरीके के तनाव हैं, इसका उत्तर नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अब दिल्ली को ऐसे सिद्धांतों को सद्गुण बनाए बिना नैतिक सिद्धांतों की सीमा को पार करते हुए कार्य करना होगा। एक साझा संस्कृति का विकास करना होगा। यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि पहली चीज़ कि आप समायोजन की दिशा में काम कर रहे हैं, समायोजन को लेकर के चलें। दूसरा, जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत की सीमा जो होती है उसको क्रॉस इस तरीके से न करें कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो। उसकी सीमा के दायरे में जो है आपको रह करके कार्य करना होगा, ताकि वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी आपस में स्ट्रगल ना करे। उनके मध्य कहीं भी जो पक्षपातपूर्ण रवैया होता है उससे जो है आपको ऊपर उठना होगा, पक्षपातपूर्ण रवैये से। इस पक्षपातपूर्ण रवैये से जो है ऊपर उठ करके आपको वर्क करना पड़ेगा। एक साझा संस्कृति लेकर के चलनी पड़ेगी, और दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को जो है बातचीत के जरिए हो सकता है, और जो इस घटना के पीछे कारक तत्व हैं उनको दंडित करना होगा। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है राइटर के द्वारा। तो इस तरीके से मणिपुर की घटना के विषय में जो आर्टिकल डेली आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी समाधान वहाँ पर निकालने की जो कोशिश है वो नहीं की गई है। अब इसके बाद की स्थिति है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, राइटर क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये आप लोगों को देखने की स्थिति है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है वो आर्टिकल है भारत में किशोरियों के लिए पोषण की क्षमता। ये बहुत बेजोड़ आर्टिकल लिखा गया है राइटर के द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। ये आर्टिकल एक निबंध के तौर पर भी आपको काम कर सकता है, हर जगह पर आपको काम कर सकता है। और वो आर्टिकल है क्या, ये हम लोग विस्तार से इसको एनालिसिस करते हैं। राइटर का कहना है कि जो भारत का फ्यूचर है, इंडियाज़ फ्यूचर,
किसी भी देश में, उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन होती है? वहाँ की युवा जनरेशन। युवा जनरेशन में कौन शामिल होता है? बॉय एंड गर्ल। और इनके पीछे का कारक तत्व क्या रहता है? पोषण क्षमता, पोषण, न्यूट्रिशियन फूड। और भारत की न्यूट्रिशियन फूड का क्या हाल है वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भारत की भविष्य की पूरी क्षमता को अगर देखा जाए, उसको अनलॉक करने के लिए, मतलब कि उसको खुल करके प्रयोग करने के लिए, इसमें किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देनी होगी। यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं, जो एडल्ट अवस्था में पहुँच चुकी होती हैं, जो मासिक धर्म के पीरियड से गुजरती हैं, उनके लिए ये बात की जा रही है, अभी आगे वही बात निकल करके आएगी, उनको पोषण की प्राथमिकता देने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में महिलाओं की जो श्रम शक्ति है उसकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्यों? क्योंकि बेहतर पोषण से प्रत्येक जो लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, वो उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने की संभावना उसमें सुधर जाती है। और इस प्रकार जो देश की किशोरियों में पोषण में हस्तक्षेप करेंगे आप, यानी कि जो देश की किशोरियों के लिए पोषण का कार्यक्रम होता है उसमें इंटरवेंशन करके अपने देश की जनसंख्या के लाभांश को जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। यानी कि देश की जो पीढ़ी है, वर्तमान समय में जो देश की युवा पीढ़ी चल रही है, उसमें जो किशोरियां हैं उसके लिए एडल्ट जो किशोरियां हैं, वैसे यहाँ पर विशेषली एडल्ट किशोर की बात आई है, एडल्ट किशोरियों की बात आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केवल एडल्ट किशोरियां ही नहीं, बच्चों से लेकर के प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर के बूढ़े तक सबको पोषण की भरपूर आवश्यकता होती है, क्योंकि इंसान को जिंदा रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है पोषण होता है। तो पोषण में अगर आप निवेश करते हो, चूँकि ये आर्टिकल पूरा का पूरा किशोरियों के ऊपर है, तो मैं उसी के संदर्भ में लेकर के चलूँगा। तो जो आप किशोरियों में इंटरफेयर करते हो, हस्तक्षेप करते हो, तो जो आपकी डिविडेंस है, यानी कि जो देश की जनसंख्या है, उसमें आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, जो लाभांश है उसमें आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो। और यह एक फ्रूटफुल के रूप में इसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रूटफुल के रूप में आएगा। कैसे आएगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा राइटर क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि पोषण संबंधी चिंता पर वो अपनी बात रख रहे हैं। मासिक धर्म की जब शुरुआत होती है, यानी कि जब किसी लड़की को, जो एडल्ट लड़की होती हैं, वयस्क लड़कियां होती हैं, उनको पहली बार जब पीरियड्स आता है, मासिक धर्म आता है, तो वो बहुत बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। डिस्टर्बेंस किस वजह से हो जाती हैं? पहली चीज़ की राइटर का कहना है कि 12-14 साल की अवस्था में पहला पीरियड्स लगभग आता है। और 12-14 साल की अवस्था में होता क्या है कि लड़कियों की जो खान पान की व्यवस्था होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है। दूसरा, डिपेंड करता है कि घर का वातावरण कैसा है। अगर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा बौद्धिक पर्सन हैं, बौद्धिकता को जानते हैं, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैटर आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा शून्य बटा सन्नाटा है, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, पारंपरिक जीवन चल रहा है, एक तरीके से हस्तक्षेप हर चीज़ों में होता है, मेरे कहने का मतलब आप लोग हर चीज़ को समझ रहे होंगे, तो वहाँ पर जो किशोरी लड़कियाँ होती हैं, जब उनका पीरियड्स आता है, वो बहुत बहुत भयावह स्थिति से गुजरती हैं, सामाजिक स्तर पर भी और खान पान संबंधी भी, पोषण संबंधी भी। तो एक तरीके से बहुत नरकीय जीवन हो जाता है उनका। और इसी संदर्भ में मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा। अभी 5-6 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल को पढ़ाया था। महाराष्ट्र में एक घटना निकल करके आई थी, वो भी शहरी इलाकों से निकल करके आई थी, कि एक लड़का था, उसकी बहन को पीरियड्स आया था और पीरियड में ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को देख करके उस लड़के ने अपनी बहन को गलत मतलब निकाल करके उसको मार डाला। अब इससे बड़ी अशिक्षा शहरी इलाकों में, वो भी महाराष्ट्र जैसे, जहाँ पर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, ऐसे समय में जब हम एक तरफ चंद्रमा पर अपना रोबोट उतार रहे हैं, चंद्रमा पर हम मानवीय गगनयान भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति की
5 लाख साल पहले जब मैं पूरा पाषाण युग पढ़ाता हूँ, उससे भी भयंकर स्थिति है यहाँ पे। तो इस तरीके की जो घटना हो रही है, क्यों हो रही है? तो यहाँ पर राइटर जो कह रहे हैं कि मासिक धर्म के शुरुआत के कारण जो है किशोरियाँ विशेष रूप से कम पोषण, यहाँ हल्का का मतलब कम पोषण और एनीमिया की चपेट में आ जाती हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें इंडिया में, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 59.1% किशोरियाँ जो होती हैं एनीमिक के रूप में पाई गई हैं, एनीमिया के रूप में वो आई हैं, यानी कि उनको जो है एनीमिया की शिकायत रही है। अब इसी NFHS4 की रिपोर्ट अगर देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाली जो लड़कियां होती हैं उसमें 41.9% से अधिक लड़कियां कम वजन हैं। अब आप सोच सकते हो, कम वजन और महिलाओं की जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस होती है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंस होती है। राइटर कहते हैं यह संख्या चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। सीधा 50%। ये तो सरकारी आंकड़ा है, और एक दिन हमने बताया था कि सरकारी आंकड़ा और व्यक्तिगत आंकड़ा में कितना डिफरेंसेस होता है। अभी जो मैंने ऊपर बात बताई कई कारणों से, तो एक कारण यहाँ पर वो दिखा रहे हैं राइटर कि यह कई कारणों से है। पर्यावरणीय स्थितियों से लेकर के सांस्कृतिक मानदंडों तक कई घटक प्रभावित करते हैं, जिनमें एक घर के भीतर लिंग तटस्थ की वातावरण की कमी होती है। दूसरा, किशोर लड़कियों में पोषण को ग्रहण करने, जो किशोर लड़कियां होती हैं उसमें जो पोषण ग्रहण करने के लिए जो बात की जाती है घरों में, उसको भी प्रभावित किया जाता है। कई घरों में यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़का एक पैदा हो गया तो लड़के को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको न्यूट्रिशन के फूड दिए जाते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं आवश्यकता होती है दोनों की, लेकिन सबसे अधिक जो प्रायोरिटी होती है लड़कियों को आवश्यकता होती है। लेकिन दिया किसको जाता है? वो लड़का जो आगे चल के पता नहीं क्या होगा और कैसा रिएक्ट करेगा, उसको जो है छुहारा, मुनक्का, बादाम, काजू सब कुछ खिलाया जाता है। तो ये न्यूट्रिशन की कंडीशंस होती है। तो इनको जो है राइटर वही कह रहे हैं कि कई भारत में अभी भारत नो डाउट कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सामाजिक स्थिति इंडिया की बात करना चाहता हूँ। देखिए, मार्क्स को आप लोग जानते होंगे। मार्क्स ने एक बात कही थी इतिहास में, जब उनका भौतिक का सिद्धांत आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में, तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि भौतिक जो कंडीशंस होती है वो इंसान की सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। जैसे जैसे व्यक्ति भौतिक रूप में उन्नत होता चला जाता है वो उसकी सामाजिक संरचना को बदल देता है। मैं यहाँ पर आपको बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। हालांकि हर सिद्धांत और दर्शन की आलोचना, प्रासंगिकता वो जगजाहिर होती है, वो हर समय होती रहती है, लेकिन आर्थिक जो कंडीशंस होती है व्यक्ति की वो तो तुरंत आ जाती है, उसमें चेंजेबिलिटी आ जाता है। लेकिन जो सामाजिक सुधार होता है, जो सांस्कृतिक सुधार होता है, उसकी जो गति होती है बहुत बहुत स्लो मोशन में होती है। इतना स्लो मोशन में होती है कि इकोनॉमिक कंडीशंस अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो समझ लीजिए आपका जो कल्चर डेवलपमेंट है यहाँ पर है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में जो सुधार होता है वो बहुत ही कम स्थिति में होता है। लोग थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, नो डाउट एक अच्छा जीवन भी व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन जो सामाजिक रवैया उनका होता है, ख़ास करके महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की कंडीशंस को लेकर के, वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होती है। और ये एक चीज़ से नहीं प्रभावित होती, इसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, एलिमेंट होते हैं। वर्तमान भारत की कंडीशंस अभी ऐसी है। अभी बिहार में द हिंदू में ही निकला है, बिहार में क्या हुआ कि 2 लड़के जो है उठा ले गए, दिन दोपहरे एक लड़की को ले जा कर के वहाँ पर रेप कर दिए। इस तरीके की कंडीशन से कहीं लड़की को मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, कहीं छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े बौद्धिक और एक वेल ट्रेंड एजुकेटेड पर्सन को भी समर्पण करने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो किसी दिन
द हिंदू में आर्टिकल आएगा। हालांकि ये आप लोगों के जीएस फर्स्ट का पार्ट है, जो मैं अभी भी बताया, निबंध के रूप में भी आएगा, जीएस फर्स्ट के रूप में भी आएगा। सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो आपका जीएस पहला पेपर है, वहाँ पर अभी हमने ये सब जो बातें कही वहाँ पर ये आप सबको लिखना होगा, तो वहाँ पर ये सब बातें बैठती हैं। लेकिन चूंकि आर्टिकल उससे रिलेटेड आया है तो मैं इसको कोरिलेट कर दिया कि कैसे आप इसको जो है कोरिलेट करके लिख सकते हो। तो ये सब भी बात निकल करके आती है, खास करके महिलाओं के कंडीशंस में, कि कैसे महिलाएं जो हैं लिंग तटस्थ की नीति जो यहाँ पर लिखा गया है वो कैसे अपनाई जाती है, लड़कियों की कंडीशंस घरों में क्या होती है, इसके ऊपर। अब यहाँ पर सुधार की बात अगर कर लें तो विभिन्न जो सरकारी पहल अभी तक हुए हैं, यानी कि सरकार, देखिए जो सरकार होती है वो सरकार कम कार्य नहीं की है। पोषण की दिशा में बहुत सारे काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत जो है अपनी तरफ से इंडिया बहुत प्रयास करता है। इंडिया की जितनी भी योजनाएं आप देखोगे, सामाजिक योजनाएं, बहुत बेनिफिट योजनाएं होती हैं, लेकिन कमी कहाँ होती है? वो कमी होती है उन योजनाओं को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने को लेकर के। और इसमें देश के नंबर 1 के दलाल आईएएस अधिकारी का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आईएएस अधिकारी ही, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स ही सर्वे सर्वा होता है योजनाओं को पहुंचाने के लिए। करप्शन मेन रोल करता है, मेन रोल प्ले करता है। तो ये सब जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नंबर 1 के दलाल, नंबर 1 के दलाल कहने का मतलब ये है कि जो बिचौलिया वर्ग होता है वो इसमें शामिल हो जाता है। अब मैं ये कह दिया तो उसका मतलब आप लोग ये मत निकाल लीजिए कि नंबर 1 का दलाल आईएएस अधिकारी होता है, ये बात नहीं है। आईएएस अधिकारी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन वर्तमान में देश की कंडीशंस कैसी है इसको देख करके कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो विभिन्न सरकारी पहलें हुई हैं उसमें गवर्नमेंट ने अपनी सफलता में इष्टतम जो कवरेज होता है उसको हासिल किया है। हालांकि राइटर ये भी कह रहे हैं कि स्वीकार करना यह आवश्यक है कि वर्तमान जो स्वास्थ्य हस्तक्षेप है, यानी कि जो हेल्थ इंटरफेयर है, विशेष रूप से किशोर लड़कियों की पोषण संबंधी स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। राइटर ने खुल करके कह दिया कि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आ रही हैं उसमें जो एडल्ट गर्ल्स है उनके ऊपर ये ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब युवा लड़कियों की जो पोषण संबंधी ज़रूरतें हैं वो खराब संतुलित अपर्याप्त आहार, ठीक है, से संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। यानी कि आप उनको खराब भोजन दें, अपर्याप्त आहार दें, पोषण वो कम हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा, पहली चीज़ की निम्न शैक्षिक प्राप्ति, निम्न, अगर इसके चलते उनकी जो, क्योंकि जो जितना अधिक पोषण भोजन होगा उतना ही अधिक बौद्धिकता का डेवलपमेंट होता है। अगर पोषण भोजन में नहीं है, मिला जुला खा रहे हो, घिसा पिटा खा रहे हो, तो थिंकिंग आगे बढ़ेगी नहीं, दिमाग काम करेगा नहीं, तो निम्न शैक्षिक स्थिति रहेगी ही रहेगी। और बाद में रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये दोनों तो, पढ़े लिखे भी वही हाल है, न पढ़े लिखे भी वही हाल है, ये दोनों जो है आपस में आ जाएंगे। कुपोषित जो किशोरियाँ हो, यानी कि जो किशोरियाँ होती हैं उनको कुपोषण की पुरानी बीमारी होती है। और अगर कोई किशोरी, जैसा कि जो बाल एज में विवाह होता है, हालांकि अब तो कम हो गया है, बाल विवाह लोग करने से कतराते हैं, थोड़ी थोड़ी मैं इस पर कहूँगा कि इस पर भारत ने थोड़ा प्रगति हासिल की है। अब उतना ज़्यादा बाल विवाह देखने को नहीं मिलता। हालांकि अभी भी पिछड़े इलाकों में, दूर दराज इलाकों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार इसमें देखने को मिला है कि जो किशोरियाँ होती हैं, अगर वो कुपोषण हैं, यानी कि कुपोषित हैं, तो गर्भावस्था की जो जटिलता होती है, यानी कि आपको पता है कि वहाँ पर एक नई जनरेशन का क्रिएशन होता रहता है, निर्माण होता रहता है। और जब कोई चीज़, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग बनाने में आप नींव खोदते हो, छड़ लाते हो, ईंट लाते हो, सीमेंट लाते हो, दुनिया भर की चीज़ें लाते हो। उसी तरीके से आप एक नई इंसानी की संरचना बना रहे हो, तो उसमें हड्डी, मांस, नस इत्यादि वर्क करेंगे, तो उसके लिए आपको पोषण चाहिए। अब पहले जो माँ ही कुपोषित है तो लड़का कैसे स्ट्रांग पैदा होगा? यानी कि माँ पहले से कुपोषण है तो लड़का जब पैदा होगा तो ऑलरेडी जन्मजात कुपोषण पैदा होगा।
तो जन्मजात होगा तो आप कितनी भी दवा बाद में कराओगे, विटामिन डी नहीं, कुछ भी खिला दो वो सुधरेगा नहीं। तो यानी कि वो आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेगा। यानी कि भारत सरकार को एक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, उसको न तो मार सकती है न तो जिंदा रह सकती है। यानी कि जिंदा रखने के लिए भारत सरकार को उसको पुश करना पड़ेगा। तो यानी कि इस तरीके से राष्ट्र का एक अलग नुकसान होगा। यानी कि किशोरी लड़कियों के ऊपर कुल मिलाकर के अगर आपने बहुत ज़बरदस्त इंटरफेयर किया पोषण को लेकर के, तो आपको एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पर फ़ायदा हो सकता है। ध्यान रहे, लेकिन अगर लड़कियां जो है किशोरावस्था में जो अगर कुपोषण हैं तो राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता। अब यहाँ पर लिखे हैं कि जटिलताओं को अधिक खतरा होता है, जिससे परिवारों और समुदाय दोनों पर स्वास्थ्य देखभाल का बोझ बढ़ सकता है। अभी मैंने यही बताया। अगर हमारी लड़कियाँ कम स्वास्थ्य और कम सूचित हैं, यानी कि कम स्वस्थ हैं, उनको जो है जो हेल्थ है उनका लो है, ठीक है, उनके कामकाज की राजनीति या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से समाज में पूरी तरीके से जो है भाग लेने की संभावना कम हो जाती है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कैसे और काम करेंगे। अगर स्वस्थ हैं तो दहाड़ मार के चलेंगे, और नहीं स्वस्थ हैं भीगी बिल्ली बन करके वो घूंघट ऊपर उठेगा ही नहीं। तो ये जो बैक है ये सब बैड एजुकेशन पॉलिसी के तहत आता है, इसीलिए हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और यह हस्तक्षेप है पोषण को आसपास मजबूती से केंद्रित करने पर। मतलब कि जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें आप कुपोषण को लेकर के चलें, उसमें पोषण क्षमता प्रियॉरिटी हो आपकी, और एक ऐसा जीवन चक्र दृष्टिकोण भी अपनाएं जो यह सुनिश्चित करे कि कोई भी लड़की, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित लड़की, पैदा हुई लड़की आपकी योजनाओं से छूटने न पाए, और जो अगर छूटा तो उस योजनाओं को लागू करने वाला अधिकारी उसी मात्रा में दंडित हो। आप केवल इम्प्लीमेंटेशंस होता है उसको एक बार इस तरीके से लागू कर दीजिए, चाहे उस ज़िले का डीएम हो, उस उप ज़िले का एसडीएम हो, कोई भी हो। अगर सामाजिक योजनाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया, आपको क्या लगता है कि सामाजिक योजनाएं हलवा है? सामाजिक योजनाएं जो होती हैं वो आप सामाजिक योजनाओं को कभी बहुत ऊंचे स्तर पर सोच के देखो कि सामाजिक योजनाओं में अगर आपका इंटरफेयर होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप किसी प्रोजेक्ट को लगाओ और दूसरा सामाजिक इन्वेस्टमेंट को लगाओ, तो सामाजिक जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको इतना ज़बरदस्त, इतना बेजोड़ लाभ देगा कि आप उसकी यू कैन नॉट इमेजिन, इतना ज़बरदस्त वो लाभ देगा। और दूसरा, और यह जो है होता क्या है कि बिचौलिया वर्ग आ जाता है, अधिकारियों की मिली भगत होती है। तो सामाजिक योजनाएं जो हैं केंद्र से तो चलती हैं, लेकिन अधिकारी के कार्यालय में वो पेपर के ऊपर मस्ती से रखी होती हैं, और उसका जो लाभ होता है बिचौलिया वर्ग उठा लेता है। समाज के बड़े घर संभ्रांत परिवार उसका लाभ उठा लेता है। तो जिसको पहुंचना चाहिए वहाँ पर तो पहुंचा नहीं, और सरकारी कागजात आंकड़े निकल करके आ जाते हैं कि सभी को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो इसमें जो करप्शन से बिचौलिया वर्ग है वो बहुत बाधा आता है। तो इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं बैंक से जो रिलेटेड हैं, डायरेक्ट उन्हीं के खाता में पैसा, और महिलाओं के नाम पे जो खाता खोलने का कार्यक्रम मोदी सरकार ने किया है, दैट इज अ वेरी 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 बेस्ट पॉलिसी। यानी कि महिलाओं के नाम पे खाता होगा, उन्हीं के हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा, अपना पैसा खुद निकाल सकती हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा उनको एजुकेटेड होना होगा, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो खुद ब खुद एजुकेटेड हो जाते हैं। बैंक वाले आप ही को एजुकेटेड कर देंगे फ्री में, उसको कहने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छी योजना है कि महिलाओं के खाते में जो पैसा जाता है वो निकाल करके अपना पोषण पर ध्यान दें। लेकिन महिलाओं के पास ऐसी कंडीशंस नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनके घरों में ऐसा ताना बाना रहता है, ऐसा इतना घटिया बैकग्राउंड रहता है कि मुझे बोलते हुए भी झिझक आती है, शर्म लगती है कि एक ऐसी सामाजिक कंडीशंस की उसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये जो है राइटर का कहना है कि कोई भी लड़की पीछे ना छूटे। यह निवेश गरीबी के अंतर पीढ़ी के चक्र को तोड़ने के लिए लाभ प्रदान कर सकता है। यानी कि जो गरीबी का अंतर चक्र है, लड़कियों में जो कुपोषण व्याप्त है, उसको ये तोड़ सकता है, उसका जो साइकिल है ये ब्रेक कर देगा। अच्छी तरह से जो पोषित लड़कियां होती हैं अपने परिवारों की बेहतर देखभाल करती हैं। अगर पेट भरा हुआ होता है तो विचार कितना अच्छा आता है,
और जो भूख लगी रहती है, तो यही मन कहता है जो बोल दें। अब आगे के कंडीशंस आप समझ सकते हो। और अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, और यानी कि जो स्वस्थ बच्चे पैदा करने में वो कामयाब होती हैं। यहाँ पर कामयाब का मतलब ये होता है वो उसमें दक्ष होती हैं कि वो एक हेल्थ जो जनरेशन्स है उसको लेकर के चल सकें, एक अच्छा स्वास्थ्यफुल बच्चा पैदा हो। और यही हर राष्ट्र की कल्पना होती है कि उस राष्ट्र के अंदर जो भी पैदा हो पोषित पैदा हो। इस प्रकार लड़कियों के पोषण पर निवेश करना न केवल राज्य की नैतिक दायित्व बल्कि एक आर्थिक दायित्व भी है, जिससे राष्ट्र के अधिक से अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास के रूप में संभावित रिटर्न है। जैसा कि मैं शुरू से इस लेक्चर्स को कहते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जैसा कि समग्र पोषण कार्यक्रम 2.0 के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना की छत्रछाया में किशोरी लड़कियों के लिए योजना जैसा कि विभिन्न सरकारी पहलों का विवरण सही दिशा में कदम है, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अभी जो इतनी सारी बातें मैंने बिचौलिया, IAS अधिकारी, दलाली, ये सब मैंने बात जो किया वो सब इस लाइन में निहित है। इसीलिए मैंने ऊपर इतना ज़्यादा बैकग्राउंड लंबा खींचा, क्योंकि बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से राइटर को भी ये पता है कि भारत में योजनाओं को लागू करने की दिशा और सिचुएशंस क्या होती है। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि बशर्ते इसको जो है आप प्रभावी ढंग से तो लागू तो करो। आप वही मैंने बात कही कि अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी योजना को अगर प्रभावी ढंग से लागू कर दें तो ये हो ही नहीं सकता कि वह क्षेत्र स्वर्ग न बन जाए। लेकिन अगर लागू तो करो भाई पहले आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अधिकारी के कार्यालय से पहले वो फाइल तो निकले। वो जब तक फाइल निकलने की बात आती है तब तक अधिकारी प्रमोशन सहित ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कैसे वहाँ की फाइल निकल सकती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे ये जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके जैसे जो लक्षित किशोर उन्मुख परियोजनाओं में और अधिक जागरूकता शामिल करने की ज़रूरत है। यानी कि जो योजनाएं निकलती हैं उसमें और अधिक जागरूकता करने के लिए प्रयास करने होंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण आपको देना होगा। बदलते परिदृश्य के साथ उनको अनुकूलन में लेना होगा। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग भी इस हिसाब से देना होगा कि वो जहाँ जाएँ लड़कियों के समुचित पोषण की एक उन्मुक्त व्यवस्था करें। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सबूत और डाटा का प्रयोग करना होगा, और डाटा का प्रयोग करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी हेल्प लेना होगा, और टेक्नोलॉजी हेल्प आजकल मौजूद है। किशोरियों के पोषण पर एक समग्र आख्यान मानसिक और शारीरिक कल्याण की व्यक्तिगत उत्पादकता और देश के समग्र आर्थिक विकास के साथ उसके संबंधों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसे साक्ष्य या डाटा से भरा होना चाहिए जो तकनीकी समुदाय से बाहर के सभी लोगों को प्रभावी ढंग से अपील करता है, और इसे कार्यवाही योग्य बनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। मतलब जो डाटा है पहली चीज़ को उसे इस हिसाब से देखिए। डाटा को पहली चीज़ की अगर यूजफुल बनाना हो तो आप क्या करेंगे। अथॉरिटी जो होती है, पहली चीज़ की सबसे बड़ी बात तो भारत में ये है कि बोला तो हिंदी में जाता है लेकिन लिखा इंग्लिश में जाता है। डाटा आया इंग्लिश में लिख दिया, और भारत की साक्षरता राम भरोसे, तो कैसे आप समझ जाओगे कि क्या लिखा है। आप उसको अगर भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट है तो भोजपुरी में लिखिए, हिंदी में है तो हिंदी में लिखिए, तमिल में है तो तमिल में लिखिए, मलयालम में है तो मलयालम में लिखिए, सिटी का एरिया है तो सिटी में जैसे आपकी जनसंख्या जो लैंग्वेज प्रयोग करती है उसमें लिखिए। तो इस तरीके से वहाँ पर सब समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। मतलब एक अनपढ़ा व्यक्ति भी अगर वो बोलना और अक्षर को पहचानना जानता है तो वो भी समझ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास डाटा अवेलेबल हैं, तो अगर आपका क्षेत्र का डाटा है, यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी लड़कियां हैं, कितनी पैदा हो रही हैं, कितनी किशोरावस्था में हैं, कितनी मानसिक स्थिति कैसी है, वो शिक्षा कितना ग्रहण की हैं, अगर ये सब आपके पास डाटा अवेलेबल होगा तो आप जो है जो भी पॉलिसी लेकर के चलोगे वो पॉलिसी में आप बहुत फुलफिल फेथ करोगे। आप जो है कार्य प्रभावी ढंग से योजनाओं को लागू कर सकोगे। यह तुरंत अलग अलग डाटा की आवश्यकता को भी सामने लाता है जो प्रभावी व्याख्या की अनुमति देता है। यानी कि एक अलग अलग जो बात है उसको भी लेकर के आता है। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि राइटर क्या है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में राइटर कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं पोषण पर इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाऊं। यानी कि पोषण को लेकर के पूरे देश भर में अभियान चलाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं। एक तरीके से महात्मा गांधी की नीति
हमारे देश में किशोरियों की जो पोषण की स्थिति है, सुरक्षा और सुधार की दिशा में काम कर सकूं, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि किशोरियों के बीच पोषण के जटिल मुद्दे से निपटना न केवल स्वास्थ्य की चिंता है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में एक निवेश है। हमने अभी ऊपर जो इतनी देर से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वही है, राष्ट्र के भविष्य में एक निवेश है। भारत की लड़कियों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को प्राथमिकता देकर राष्ट्र के कल्याण और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक ज़बरदस्त अवसर भी है। किसी राष्ट्र की ताकत उसकी भावी पीढ़ियों को पोषित करने की क्षमता से मापी जाती है। इसीलिए आइए हम एक स्वस्थ मजबूत भारत के बीज बोने के लिए सामूहिक रूप से काम करें, जहां हर लड़की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। नो डाउट दिस आर्टिकल इज माइंड ब्लोइंग आर्टिकल। यह आर्टिकल जो है बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है, और हमने अभी पूरा बेहतरीन ढंग से आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया, और ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो तारीफ़ बहुत ही कम है। और नो डाउट जब निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरीके की बात करता है तो जनता के अंतिम बिंदु तक एक उत्साह पैदा होता है, और जनता बहुत ही निश्चित रूप से आगे बढ़ने में इंटरेस्ट लेती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। और आज जो है, हालांकि मेरी थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं आज केवल 2 ही आर्टिकल कर रहा हूँ। वैसे भी आज जो है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, वही पुराने आर्टिकल आ रहे हैं, तो आज मैंने केवल 2 आर्टिकल पर चर्चा की है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जितना हो सकता है उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।